हे गाइस, दिस इज जेपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। एसटी नंबर 46 डिस्कस होने वाली है और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी एसटी सॉल्व की हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं पहले भी बता रखा हूँ। तकरीबन अब तो 600 क्वेश्चंस हो गए हैं जो मैं अलग अलग एग्जाम्स के, जो अलग अलग बोर्ड के हैं, अलग अलग स्टेट्स के हैं। सो उनके में जो क्वेश्चंस हैं ना, जहाँ पर इंग्लिश पूछी गई है, जो मुझे अच्छे लगते हैं या इंपॉर्टेंट लगते हैं कि ये आएंगे और इसके थ्रू मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ खास बता सकता हूँ, तो वो मैं सब यहाँ पर फ़िल्टर आउट कर रखा हूँ। तकरीबन 600 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चंस मैं मेंस तक करा ही दूंगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। लगभग 200 प्लस या 250 क्वेश्चन तो हो ही चुके हैं अब तक के। तो ये सीरीज़ है और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अभी आपने देखा कि CHSL का जो पेपर हुआ था मेंस का, उसका पेपर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा इस पेपर जो है इसी सीरीज़ का है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए और भी हो जाते हैं ना, ये क्वेश्चन मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हो जाते हैं ये पेपर देखते हुए। तो ये जो सीजन मेंस होने वाला है, स्टेनो होने वाले हैं, या फिर आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाएगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाले हैं। अब ये बेनिफिशियल और भी इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जो हमारा डिस्कशन है तरीका आप जानते ही हो कि जैसे मैंने एक वर्ड देखा पर्निशर देखा, तो पर्निशर से रिलेवेंट जो भी पॉइंट होते हैं मैं उनके बताता हूँ। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। एक काम और करिएगा, स्पीड बढ़ाकर वीडियो को देखिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना जाए और जो ज़रूरी बातें आपके कानों तक पहुंच जाए। जो मैं यहाँ पर बातें बताऊंगा, जो भी ट्रिक्स बताऊंगा, उनको एग्जीक्यूट जरूर करिएगा, फिर आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द एंटोनिम। सबसे पहला वर्ड हमें एंटोनिम ही बताना है और एंटोनिम किसका बताना है, तो एंडियर्ड का बताना है। ठीक है। हर इन्फेक्शियस लाफ्टर एंडियर्ड हर टू एवरीवन इन द ऑफिस। सबसे पहले देखेंगे एंडियर का मतलब क्या होता है। तो एंडियर का वैसे तो मतलब होता है ना, जैसे सबसे पहले एक वर्ड देख लीजिए यहाँ पर, इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस को इसके लोग हिंदी में बोलते हैं संक्रामक। अब इसके बाद समझेंगे समथिंग स्प्रेड्स टू अदर पीपल, है ना, समथिंग स्प्रेड्स टू अदर पीपल, उसे हम इन्फेक्शियस बोलते हैं। लेकिन अगर हम किसी लाफ्टर या स्माइल के साथ लगा दें तो इसका मतलब ये होता है कि इन्फेक्शियस लाफ्टर या इन्फेक्शियस स्माइल वो स्माइल होती है दैट मेक्स समवन पीपल, दैट मेक्स सम अदर पीपल स्माइल, है ना, दैट मेक्स सम अदर पीपल स्माइल और दैट मेक्स सम अदर पीपल लाफ। तो उसे हम बोलते हैं इन्फेक्शियस लाफ्टर या इन्फेक्शियस स्माइल। ठीक है। जिसे देखकर दूसरे लोग मुस्कुराएं या हंसने लगे, उसे इस मुस्कुराहट को या स्माइल को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस लाफ्टर या इन्फेक्शियस स्माइल। सो हर इन्फेक्शियस लाफ्टर एंडियर्ड। एंडियर का मतलब होता है टू बी वंस डियर, किसी का प्रिय हो जाना, किसी का प्रिय हो जाना। कुछ ऐसा करो ताकि दूसरे लोग आपको चाहने लगे, आपको पसंद करने लगे, उसे बोलते हैं एंडियर होना। ठीक है। तो यहाँ पर एंडियर का मतलब तभी हो पाएंगे जब आपके अंदर एक चार्म होगा, है ना, अट्रैक्शन होगा उस टाइप्स में। तो एंडियर का हमें एंटोनिम फाइंड करना था। अब एंडियर का साइनो देखो, लिखा है चार्म्ड, इसका साइनो हो जाएगा। इंथ्रॉल इसका साइनम हो जाएगा। अपील इसका साइनो हो जाएगा। अलियनेटेड यहाँ पे दीजिएगा, एलियनेटेड इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि एलियनेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आइसोलेटेड होती हैं। ठीक है। आइसोलेटेड होती हैं, अलग अलग होती हैं, स्ट्रेंज्ड होती हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है स्ट्रेंज्ड, ESTRANGED, स्ट्रेंज्ड। हालांकि ये यहाँ पर अगर डी न लगाएं तो ये हमारी बेस फॉर्म होगी और डी लगा देंगे तो ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कही जाएगी और साथ ही साथ ये एडजेक्टिव बनने का भी काम करती है, थर्ड फॉर्म। तो स्ट्रेंज्ड आपने देखा होगा बहुत बार, स्ट्रेंज्ड वाइफ, स्ट्रेंज्ड हस्बैंड लिखा होता है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि जो वाइफ और हस्बैंड अपने वाइफ हस्बैंड से अलग रहते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रेंज्ड। ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंज्ड, STRANGED, स्ट्रेंज्ड वाइफ बोलते हैं ना इस टाइप्स में। सो आइसोलेटेड, स्ट्रेंज्ड, एलियनेटेड इसका एंटोनिम हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड आता है एलिमनी। ठीक है। एलिमनी की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ALIMONY होता है एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है हिंदी में गुजारा भत्ता, द मनी दैट इज़ पेड, आप बोल सकते हो फॉर्मर हस्बैंड और वाइफ आफ्टर डिवोर्स, है ना, आफ्टर डिवोर्स, डिवोर्स के बाद या फिर आफ्टर गेटिंग डिवोर्स। ठीक है। तो उसे बोलते हैं एलिमनी। सो उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है एरर, और एरर देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा है इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट। ठीक है। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट द मोनार्की इज़ नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, गवर्नेंस, सॉरी। सो यहाँ पर जो बात की गई है मोनार्की, मोनार्की पहले मैंने आर्टिकल दा लगा रखा है। दा लगाने का मतलब ये होता है कि अगर किसी नाउन के पहले आर्टिकल दा लगा देते हैं तो वो नाउन हमारा डेफिनेट हो जाता है। अब कोई नाउन डेफिनेट तभी होता है जब वो स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए जाना जानता हो। अब यहाँ पर जो मोनार्की है, आर वी टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर मोनार्की? नो, किसी पर्टिकुलर मोनार्की में बात कर रहा हूँ? नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पर्टिकुलर मोनार्की की मैं बात करता तो ये बताता कि मोनार्की है कहाँ की। जैसे मैं बोल देता मोनार्की ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। अब देखो इंग्लैंड की मोनार्की ये डेफिनेट हो गई, और डेफिनेट हो गई तब फिर अब आर्टिकल दा लगा सकते हो, अदरवाइज हम आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। अब आपको पता है मोनार्की में एक रूट वर्ड यहाँ पर काम कर रहा है। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझिएगा रूट वर्ड की, क्योंकि बड़ा खास होता है। जैसे कहीं पर किसी भी वर्ड में
सफिक्स के रूप में आपके पास आर्की आ जाए, है ना, आर्की आ जाए, क्रेसी आ जाए, क्रेसी आर्की, तो ये टाइप ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डायरकी, मोनार्की, पैट्रियार्की, डेमोक्रेसी, है ना, और मैट्रियार्की, ये सब हमारे पास किसी न किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो मोनार्की लिखा है वो किसी पर्टिकुलर मोनार्की की बात नहीं कर रहा है, इसलिए आपका आर्टिकल जो है वो आर्टिकल द उसे रिमूव कर दीजिए। सिंपल सी एरर है। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट द गवर्नमेंट सॉरी दैट मोनार्की इज़ नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ पर देखो गवर्नेंस के पहले आर्टिकल भी नहीं लगाया, किसी खास गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जनरल सेंस में बात की जा रही है। और जब भी जनरल सेंस में बात करेंगे मोनार्की, डायरकी, पैट्रियार्की, ये सब, तो इनके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मुझे रेफर करना होगा किसी पर्टिकुलर स्टेट की, पर्टिकुलर कंट्री की, तो फिर उस केस में हमें वहाँ पर आर्टिकल लगाना पड़ेगा, वो भी आर्टिकल द। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। 3 में लिखा है एज बॉम्ब्स कीप फॉलिंग ऑन गाजा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन ऑर्डर्ड। अब देखो ध्यान पर दीजिए, पैसिव वॉइस दे रखा है, तो आपको पता है पैसिव वॉइस में जो ऑर्डर होता है उसके थर्ड फॉर्म लिखाएंगे ऑर्डर्ड। तो एक सिंपल सी एरर यहाँ पर ये है, ऑर्डर्ड कर दो। ठीक है, एक एरर इस सेंटेंस में और है कि फ्ली अवे नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है रन अवे इक्वल्स टू जो होता है वो फ्ली अवे होता है। तो यहाँ पर रन अवे के साथ, रन के साथ अवे लगा सकते हैं, लेकिन फ्ली के साथ अवे नहीं लगाएंगे। तो फ्ली के साथ अवे लिखा है, इसे काट दो, या तो फ्ली को काट दो, रन लिख दो, और या तो अवे को काट दो। यहाँ पर तो 2 एरर हैं इसमें, एक तो ऑर्डर को ऑर्डर कर दो, दूसरा अवे हटा दो। तीसरा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द टीम वर्कड एक्सटेंसिवली फॉर द प्रेजेंटेशन। जो टीम थी बहुत तगड़े तरीके से मेहनत किया इस प्रेजेंटेशन के लिए, इसलिए दे वर स्टिल प्रोवाइडेड। अरे वाह, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसलिए नहीं, रिजल्ट नहीं बता रहा है, वो इसका कंट्रास्ट बता रहा है, क्योंकि टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, फिर भी वो भी अभी भी चक्रे में है ना, बोलते नहीं परप्लेक्स मतलब होता है चकरा जाना, है ना, कन्फ्यूजन होने होना, है ना, वो इसके आउटकम के बारे में अभी भी कन्फ्यूजन में है कि उसका आउटकम कैसा होगा। अब देखो यहाँ पर 2 बातें कंट्रास्ट है, और जब भी कंट्रास्ट प्रेजेंट करने के लिए हमें 2 बातों को या 2 क्लॉज को जोड़ना होता है, तो वहाँ पर हम कंट्रास्टिंग कंजंक्शन लगाते हैं, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट जिसे बोलते हैं। अब कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट अगर हम कोऑर्डिनेटिंग में बोलेंगे तो बट और येट होता है, सबऑर्डिनेटिंग में बोलेंगे तो यहाँ पर दो, ऑल दो, इवन दो होता है। ये तो हो गए कंजंक्शन। अच्छा, अगर हम कंजंक्टिव एडवर्ब की बात करें तो नेवरदलेस होता है, अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो इंस्पाइट या डिस्पाइट होते हैं। ये बातें सब ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो लिखा है द टीम वर्कड एक्सटेंसिवली फॉर द प्रेजेंटेशन, यहाँ पर सो नहीं होगा, यहाँ पर बट लगा दीजिए। बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है, 2 क्लॉज को कॉन्ट्रास्ट करता है। तो टीम वर्कड एक्सटेंसिवली फॉर द प्रेजेंटेशन, दे, यहाँ पर बट सो हटाएंगे तो बट लिखेंगे, और बट दे वर स्टिल परप्लेक्स्ड। ठीक है, परप्लेक्स्ड मतलब होता है ना बिविल्डर्ड होना, इसे बोलते हैं ना पजल्ड होना, वो सब होते हैं चक्रा जान, चक्र में होना, है ना, बस नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होना, उसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है क्योंकि थोड़ा बिल्डिंग में काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है यहाँ पर हमें फिलर है, और लिखा है द एयर क्वालिटी इज़ सो बैड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ। तो सिंपल क्वेश्चन है, दैट लगाएंगे। यहाँ पर क्लॉज भी आई है, सो के साथ एज भी आता है, बट ध्यान दीजिएगा सो के साथ एज अगर आ रहा है तो 2 + B1 लगाते हैं, इन्फिनिटिव लगाते हैं। यहाँ पर जो सो है वो एडवर्ब है, देखिए एडजेक्टिव बैड को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो सो बैड, और सो के साथ ध्यान दीजिएगा, एक और बात बताता हूँ, सो और दैट के बीच में जैसे कुछ और बातें बताता हूँ। सो और दैट के बीच में हो गया, एज के बीच में हो गया, है ना, या फिर सो और एज के बीच में हो गया। ठीक है, या फिर वेरी हो गया, एनफ हो गया, TOO हो गया, इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाइए करिएगा। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव जैसे PD बोलते हैं ना, पॉजिटिव डिग्री लगाइएगा। तो यहाँ पर हम जो कंजंक्शन यूज करेंगे दैट यूज करेंगे। आपको पता है ना, जब दैट महज एक कंजंक्शन बनता है तो वो केवल क्लॉज को जोड़ता है। ठीक है, तो दैट हमें यहाँ पर चाहिए। द एयर क्वालिटी इज़ सो बैड दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ, दैट। ठीक है, बाकी सिंस आपको पता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लगाते हैं। एज जो है वो हमारे पास कंजंक्शन ऑफ रीजन भी होता है, कई सारे पॉइंट्स का रिप्रेजेंट करता है। व्हेन कंजंक्शन ऑफ टाइम में होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के लिए लगाया जाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबके सब हालांकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश देयर आइडियाज ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। बड़ा अच्छा सेंटेंस है। गेट ऑन का मतलब होता है टू कीप गोइंग। आप बोल सकते हैं ना प्रोग्रेस करना, गेट ऑन करना बोलते हैं उसे, सुना होगा ना, गेट ऑन करना मतलब प्रोग्रेस करना, या टू बिकम ओल्ड के सेंस में भी लगाते हैं इसे। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, पोस्टपोन करना, है ना, तो पोस्टपोन करने के सेंस में लगाते हैं पुट ऑफ करना। पुट ऑफ यहाँ पर नहीं होगा। ब्रिंग अप का मतलब बहुत सारे मीनिंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। ब्रिंग अप का मतलब होता है एक तो टू रेज इशू, है ना, फॉर डिस्कशन, रेज इशू, या मैटर बोलते हैं ना, इशू फॉर डिस्कशन, डिस्कशन के लिए कोई मैटर या इशू रेज करना, उसे बोलते हैं डिस्कशन। ठीक है, और दूसरा ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना, आपने देखा होगा, टू रेज अ बेबी, टू रेज अ चाइल्ड। ठीक है, उसे बोलते हैं, तो उसे भी बोलते हैं रेज। और तीसरा एक ब्रिंग अप का मतलब होता है वोमिट करना। ठीक है, वोमिट। तो इसके सारे मीनिंग है। अब देखो, जितनी भी वोकैब में आपके पास डाइवर्सिटी होगी, जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी वोकैब में, उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इंग्लिश में।
सो ब्रिंग अप ये फ्रेजल वर्ब है। अब फ्रेजल वर्ब क्या होती है? व्हेनेवर अ प्रेपोजिशन कम्स विद अ वर्ब दैट बिकम्स फ्रेजल वर्ब, ठीक है। जब भी कोई प्रेपोजिशन किसी वर्ब के साथ आ जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है, और इसकी अपनी एक डिस्टिंक्ट मीनिंग होती है, कई सारी मीनिंग होती है। एक फ्रेजल वर्ब की कई सारी मीनिंग हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ब्रिंग अप हो जाएगा। अब ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन, या फिर टू ब्रिंग चेंज इन समथिंग, उसे बोलते हैं ब्रिंग अबाउट। तो यहाँ पर ये ब्रिंग अबाउट नहीं होगा। ब्रिंग अप इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में लिखा है बाय दिस टाइम टुमारो। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा टाइम एंड टेंस में। बाय दिस टाइम या बाय द टाइम के साथ जब दो बातें आती हैं, एक तो अगर इसके साथ प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस लगा हो तो मेन क्लॉज हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट आती है, और इसके साथ अगर हमारे पास पास्ट इंडिफरेंट लगा हो तो इस मेन क्लॉज हमारे पास पास्ट परफेक्ट आती है, ये बात याद रखिएगा। तो बाय दिस टाइम टुमारो, चूँकि बाय दिस टाइम हमारे पास ये इसे हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ डेडलाइन, ठीक है, डेडलाइन। तो टुमारो आज तक है ना, अब तक तुम्हारो, अब तक आने वाले कल में, ठीक है। आई डैश द वर्क असाइन टू मी, तो मैं कर चुका हूँगा, यानी कि फ्यूचर में काम के कंप्लीशन को बताया जा रहा है। फ्यूचर में काम के कंप्लीशन को मतलब फ्यूचर परफेक्ट। सो विल के साथ यहाँ पर हैव लगाएंगे, विल हैव कंप्लीटेड, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ऐसे ही, क्योंकि विल के साथ हैड कभी आता ही नहीं है और कंप्लीट भी नहीं आता है। विल कंप्लीट ये होगा नहीं, क्योंकि और विल भी कंप्लीटेड पैसे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई डूअर दे रखा है। जब भी डूअर दे रखा हो तो सेंटेंस एक्टिव में रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में लिखा है द हायरिंग मैनेजर हैज़ ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, है ना। जो मैनेजर था उसने अपने ऑलरेडी पहले ही आपको जॉब ऑफर कर दिया है। नाउ डैश टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर, अब आपके ऊपर है, आप उसे एक्सेप्ट करो या डिक्लाइन करो, ठीक है। आप उसे हाँ भरो या ना भरो, इसमें आपके ऊपर है। तो यानी कि अब आपके ऊपर पूरा मामला आपके पास है, यानी द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, इसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट का मतलब होता है अब आपके पास डिसीजन है, जैसा भी करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। सो यहाँ पर है द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, जो ऑप्शन नंबर ए है, इसका मतलब होता है टू टेल समवन व्हाट यू आर थिंकिंग, जो भी आपके सोच रहे हो उस किसी दूसरे को बताना, उसे बोलते हैं अ पेनी फॉर योर थॉट्स। और जो सी ऑप्शन में लिखा है पुल वंस ओन वेट, इसका मतलब होता है टू डू वंस ओन शेयर ऑफ वर्क, अपने हिस्से का काम करना। और डी ऑप्शन में लिखा है हैंग ऑन दी फिंगर नेल्स, इसका मतलब होता है टू कीप डूइंग समथिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी खतरनाक स्थिति में या फिर डेंजरस सिचुएशन में होते हुए भी कुछ काम करते रहना, मुश्किल परिस्थिति में होते भी कुछ काम करते रहना, उसे बोलते हैं हैंग ऑन दी फिंगर नेल्स। रिस्की वाला काम करना, उसे बोलते हैं हैंग ऑन दी फिंगर नेल्स। सो ये सब आपके ऑप्शन हो गए, ऑप्शन नंबर बी होगा 8 का आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में लिखा है डोंट टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स, ये हमारे पास प्रोवर्ब होती है, डोंट टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे प्रोवर्ब आती है टेक द विंड आउट ऑफ समवन्स सेल, है ना, समवन्स सेल, इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, एक प्रोवर्ब है टेक द विंड आउट ऑफ समवन्स सेल, है ना, समवन्स सेल, इसका मतलब होता है टू मेक समवन फील लेस कॉन्फिडेंट, किसी को कम कॉन्फिडेंट फील कराना, या टू इरिटेट समवन, ये मीनिंग इसका होता है। एक और यहाँ पर प्रोवर्ब आती है, सॉरी ईडियम है, बोल सकते हो ना उसे, टू सेल अगेंस्ट या टू सेल क्लोज टू द विंड, है ना, टू सेल क्लोज टू द विंड, है ना, टू द विंड, ठीक है। टू सेल क्लोज टू द विंड का मतलब होता है ना टू डू रिस्की टास्क, है ना, तो या फिर टू टेक रिस्क उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सेल्स। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, सेल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बाकी ऑप्शन सारे इजी हैं। 10 में लिखा है द शेफ नीडेड टू डैश द ऑनियन बिफोर एडिंग देम टू द डिश, मतलब क्या चाहिए था उसे छीलना चाहिए था, तो छीलने के लिए इंग्लिश क्या होती है, पील होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा, पील इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में लिखा है हमारे पास दे आर डिस्कसिंग द प्लान डैश द अपकमिंग, ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे। दे आर डिस्कसिंग द प्लान डैश द अपकमिंग वेकेशन इन सिंगापुर फॉर, ठीक है, फॉर प्रिपरेशन लगाएंगे यहाँ पर, फॉर द पर्पज़ के लिए बताता है। तो प्लान डिस्कस कर रहे हैं, किस लिए डिस्कस कर रहे हैं, उसके पीछे पर्पज़ ये है कि वो आने वाले वेकेशन जो सिंगापुर में होने वाला है उसके बारे में बताने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सो फॉर लगेगा यहाँ पर। एट जो प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन ऑफ टारगेट होती है, पॉइंट की होती है, ठीक है, लोकेशन की होती है। जो ऑन प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस की होती है, मैटर की होती है, और भी बहुत सारे वर्ड की होती है, ठीक है। इन जो प्रिपरेशन होती है इनक्लोज एरिया की होती है, इसे टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द सनसेट पेंटेड द स्काई विद ह्यूज ऑफ, ह्यूज का मतलब होता है पर्टिकुलर शेड ऑफ कलर, ठीक है, उसे बोलते हैं ह्यूज, ठीक है। तो पर्टिकुलर शेड ऑफ कलर, तो स्काई विथ ह्यूज ऑफ डैश एंड रेंज, ऑरेंज, सॉरी एंड ऑरेंज। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाना है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो सब कुछ लगेगा आपको कि सब सही है इसमें। पिंक भी सही है, ब्लूइश भी सही है, येलो टिंट भी सही है, रेडनेस भी सही है, क्योंकि जब सूर्य डूबता है या फिर सूर्य जब उगता है तो ये सारे कलर हमको दिखाई पड़ते हैं।
तो ध्यान से समझेंगे। अब अगर यहाँ पर हम आंसर कैसे चूज करेंगे, तो हमें ये कंजंक्शन एंड और उसके बाद जो वर्ड हमने ऑरेंज लगा रखा है इसको हमें इसकी हेल्प मिलेगी। अब देखो सेम जो वर्ड लेते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं सेम रैंक को कैरी करते हैं। तो इधर अगर ऑरेंज लगा है तो उसका पिंक के साथ मैटर बनेगा। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पिंक एंड ऑरेंज। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 पिंक। ब्लूइश नहीं होगा, येलो टिंट नहीं होगा। टिंट का मतलब होता है बोल सकते हो ना छींटा, जैसे आप बोलते हो ना स्प्लैश, उसे बोलते हैं टिंट। रेडनेस जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें लिखा है कॉल आउट, है ना। यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना था। आई डिसाइडेड टू कॉल आउट। अब देखिए कॉल आउट तो मतलब होता है किसी को जोर देकर, आवाज़ देकर बुलाना, है ना, जोर से बुलाना, उसे कॉल आउट करना बोलते हैं। तो कॉल आउट तो यहाँ पर नहीं होगा। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है चूज करना है, तो 2 के साथ B1 लगाते हैं। कॉल्स भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और कॉल्स ऑन के कई सारे मीनिंग होते हैं कॉल ऑन के। एक तो कॉल ऑन का मतलब होता है पे या विजिट, है ना। दूसरा होता है किसी को बुलाना फ़ोन करके, लेकिन वो फ़ोन करके बुला उस केस में रहे हो जब किसी को बुला रहे हो हमारे पास आने के लिए, जैसे कॉल ऑन ओला, ठीक है, ओला को बुला रहे हो उस केस में बुलाते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि आई डिसाइडेड टू कॉल आउट टू वेरियस बुक स्टोर्स इन द एरिया टू सी इफ़ एनी ऑफ देम हैड बुक आई नीडेड। मैंने डिसाइड किया इस चीज़ को लेकर कि जो मैं कॉल करूँगा वेरियस बुक स्टोर्स पर, ये जानने के लिए कि उनके पास का जो वो बुक है जो मुझे चाहिए, जो मुझे पसंद है, मेरे पास जो मेरे को रिक्वायरमेंट है वो चाहिए, वो बुक है। तो ये इसलिए ये इस जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं कॉल करूँगा किसी को, तो ये मैंने डिसाइड किया। उस केस में हम लगाते हैं यहाँ पर कॉल अराउंड। कॉल अराउंड का मतलब होता है व्हेन यू फोन समवन इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अगर जब किसी को कॉल करते हो उसे हम कॉल अराउंड बोलते हैं, कॉल अराउंड बेसिकली। ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। फ्रेजल वर्ब विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि CHSL में फ्रेजल वर्ब और आर्टिकल की बहुत ज़्यादा एरर आई है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, ध्यान दीजिएगा, रद्द कर देना, उसे कॉल ऑफ करना बोलते हैं। सो यहाँ पर जो लिखा है वो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, कॉल अराउंड। कॉल अराउंड का मतलब होता है टू फोन समवन इन ऑर्डर टू, बेसिकली इन ऑर्डर टू गेट्स इन्फॉर्मेशन, कहाँ पर कौन सी बार्गेनिंग चल रही है, कहाँ पर कौन सी सेल सस्ती चल रही है, ये सब जानकारी जो आप लेते हो उसे कॉल अराउंड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ही बुक्स आर माइन एंड देम आर योर्स। ये तो अजीब लग रहा है। दीज बुक्स आर माइन एंड दोज आर योर्स। यस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ये तो आसान है, दीज बुक्स आर माइन एंड दोज आर योर्स, ठीक है। यहाँ पर दीज जो है वो डिटर्मिनर है और यहाँ पर जो दोज है वो भी डिटर्मिनर ही होगा, नहीं ये जैसे प्रोनाउन है, ठीक है। दोज आर योर्स। सो दीज बुक्स आर माइन एंड दोज आर योर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें यहाँ पर बताना है, अगेन हमें लिखा है यहाँ पर सिनोनिम फाइंड करना। ओके, कोई बात नहीं, सिनोनिम देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है मोस्ट सुइटेबल सिनोनिम। सिनोनिम परनीसियस का मतलब होता है घातक, कोई चीज़ डेंजरस हो, खतरनाक हो, उसे परनीसियस बोलते हैं। अब कोई चीज़ डेंजरस हो, खतरनाक हो, हार्मफुल हो, है ना, हार्मफुल हो, ठीक है, हार्मफुल हो जाएगा, है ना, मैं आपने सुन रखा होगा। इंजूरियस हो जाएगा, इंजूरियस हो जाएगा, ठीक है, इंजूरियस हो जाएगा। मेलिसियस हो जाएगा। सो मेलिसियस इसका हमें यहाँ पर सिनोनिम लगाना है, तो मेलिसियस इज गोइंग टू बी राइट आंसर। थोड़ा सा रूट वर्ड ध्यान दीजिएगा। MAL अगर किसी रूट वर्ड में प्रीफिक्स के रूप में लग जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, MAL, है ना। जैसे मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में मेल लगा तो मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा। मेलाफाइड इंटेंशन, है ना, मेल प्रैक्टिस, मेलिसियस, ये सब नेगेटिव वर्ड है। सो यहाँ पर परनीसियस का मतलब घातक होता है, मेलिशियस उसका सिनोनिम हो जाएगा, ये भी घातक होता है। बिनाइन का मतलब होता है वो इंसान जो बड़ा ही काइंड हार्टेड हो, टेंडर हार्टेड हो, बिनाइन होता है। दयालु बोलते हैं, मैग्नेनियस बोल सकते हैं, जेनरस बोल सकते हैं, मैग्नेनिमस, है ना, MAG मैग्नेनिमस, है ना, मैग्नेनिमस, MOUS, है ना, मैग्नेनिमस उसे बोलते हैं। जनरस बोल सकते हैं इसे, टेंडर हार्टेड बोलते हैं। बेनिफिशियल और हार्मलेस एक दूसरे के, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है और ये इस वर्ड के एंटोनिम है। आगे बढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 16 में लिखा है कि इडियम फाइंड करना है। यहाँ पर हमें select the most appropriate idiom to that explains the given sentence, ठीक है। I was unable to solve the geometry question myself so I have asked my teacher to help me out। यानी कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता था या कर पाया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं टीचर से हेल्प लेता हूँ। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। अ बर्ड इन द हैंड इज़ बेटर देन, यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, इज़ बेटर देन टू इन द बुश। इसका मतलब होता है जो आपके पास एक चीज़ है उससे काम चलाओ, दूसरा जो नहीं है, जो दूर है, उस पर भरोसा ना करो। इसका मतलब लिटरल मीनिंग ये है कि जो आपके पास एक चिड़िया है उसको बोलते हैं ना पका के खाओ, बजाय वो चिड़िया जो झाड़ी में है उसको आप पकड़ने के कि ना ये मिलेगी ना वो मिलेगी। तो इसके कई सारी कहावतें हैं, आप सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। अ बर्ड इन द हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश। अगला लिखा है बी 2 हेड्स आर बेटर देन 1। ये आंसर हमारा हो जाएगा। 2 हेड्स जो है वो, 2 दिमाग जो है वो किसी एक से बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फिर अगला लिखा सी में, यही हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। सी में लिखा टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। इसका मतलब ये आपने सुना होगा कि बहुत से जोगी मठ उजाड़, यानी कि एक काम में बहुत सारे लोगों को लगा दो तो काम डेफिनेटली बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उस केस में हम सी
को बोलेंगे। डी में लिखा है व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। इसके अलग अलग मीनिंग है और बहुत सारे मीनिंग इसके आते हैं। इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि जब चीज़ें मुश्किल हों तो जो बोलते नहीं कि जो स्ट्रांग पर्सन होता है वो और ज़्यादा निखर के आता है, जो इमोशनली स्ट्रांग होता है वो और ज़्यादा निखर के आता है तो जब चीज़ें टफ हों। और एक इसका मतलब ये भी होता है कि जब चीज़ें मुश्किल हो रही हैं तो चारों तरफ से मुश्किल आती हैं। ठीक है, सो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग का एक बेसिक मीनिंग यही है कि जब मुश्किलें आती हैं तो आपको और ज़्यादा सावधान होने जाना चाहिए और ज़्यादा मजबूती से काम करना चाहिए। उस केस में हम इस प्रोवर्ब को यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में फाइंड करना है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि आप पैसेज पहले पैसेज को पूरे से अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसमें कौन सा वर्ड स्टार्ट कर रहा है सेंटेंस को उसे हम बोलते हैं स्टैंड अलोन सेंटेंस, जो कि पूरे पैसेज को इनिशिएट कर रहा होगा, पूरे पैसेज को इंट्रोड्यूस कर रहा होगा, उसी को हमें चूज कर लेना होता है और वहीं से हम आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। तो देखो पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है ए ऑप्शन में मैनी पीपल बिलीव दैट पेट्स ब्रिंग जॉय एंड। अब देखो यहाँ पर पेट्स की बात की गई है, लेकिन कौन से पेट या इन पेट्स को कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया ये नहीं बताया गया। एडिशनली हो जाए, फर्दर मोर हो जाए, ये कभी भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास बी और डी तो कतई स्टार्ट नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन खत्म हो गया, बी और डी वाला, यानी थर्ड भी खत्म हो गया और हमारे पास फर्स्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, बी और डी तो खत्म हो गए और अब हमारे पास बचा सेकेंड और फोर्थ बचा है। अब ध्यान से समझेंगे, सेकेंड और फोर्थ में कौन सा से स्टार्ट करेंगे। तो सी में लिखा सम स्टडीज हैव शोन दैट ओनिंग अ पेट कैन लोअर स्ट्रेस लेवल्स एंड इम्प्रूव योर ओवर ऑल वेल बीइंग। ये सेंटेंस हमारे पास हो जाएगा स्टैंड अलोन सेंटेंस। ये सेंटेंस पूरे पैसेज को इनिशिएट कर रहा है और इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सो सी स्टार्ट करेगा। अब सी से हमारे पास देखा, हमने आंसर देखा कि सी से हमारे पास केवल एक ही है जो कि कौन सा है, CDB है ना, यानी कि सी जो ऑप्शन नंबर 4 है यही आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर सी से स्टार्ट कर लेंगे, सी के बाद डी आएगा, फर्दर मोर करेगा, ठीक है, इसके बाद एडिशनली करेगा, बिल्कुल सही है, इसके बाद ए करेगा मैनी पीपल और फिर लास्ट में ई कर देगा। ओवरऑल द बेनिफिट्स ऑफ पेट ओनरशिप एक्सटेंड बियॉन्ड द मेयर कंपेनियनशिप, ये भी बता दिया। सो यहाँ पर आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर जो होने वाला है वो CDBA है ना, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ऐसे ही आप पेयर कर बनाइए, सबसे आसान तरीका है। अब देखो 18 में भी वही बात है। 18 में लिखा है कि हमारे पास आफ्टर एक्सप्लोरिंग द एंशिएंट रूइंस, आफ्टर की बात की गई है तो अब इसका मतलब है ना कोई चीज़ पहले जरूर बताई गई होगी। इसका मतलब ए से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस तो यहाँ पर आंसर हमारे पास नहीं होंगे। अब देखो ए में कौन कौन से हैं, कोई है, ए से तो कोई नहीं है। इसमें एक खास बात और आपको मिल रही है कि यहाँ पर 2-3 पेयर बन रहे हैं, FBD 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 FBD। ठीक है, इसका मतलब F के बाद B और इसके बाद डी तो पक्का आना है। अब हमें मैच कर लेना है कि इसके बाद डी के बाद कौन सा आएगा, तो पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एफ से द डे बिगेन विद अ सेंस ऑफ एंटिसिपेशन। ठीक है, एंटिसिपेशन एज द टूरिस्ट अराइव्ड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है, वो स्टार्ट हुआ उस सेंस में। इसके बाद क्या लिखा है उन्होंने, बी बनाया। बी में क्या लिखा है, बी में लिखा है आर्म्ड विथ देयर गाइड बुक्स। ओके, द ग्रुप सेट आउट का मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेट आउट फ्रेजल यूज किया गया। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ जर्नी। एक सेट आउट होता है, एक सेट अबाउट होता है, दोनों का मतलब जर्नी स्टार्ट करना होता है। ऑन अ जर्नी टू अनकवर द हिस्ट्री ऑफ द सिविलाइजेशन। ओके, इसके बाद क्या लिखा, तो यहाँ पर एफ हो गया, इसके बाद बी हो गया और फिर डी आएगा। ठीक है, एक्साइटमेंट फील्ड द एयर एज दे अप्रोच द एंट्रेंस ऑफ द इंसेंसिटी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, द गाइड पॉइंटेड आउट। हाँ, अब यहाँ पर डी के बाद सी आ जाना चाहिए, तो डी के बाद सी आएगा, पेयर बन गया DC, और सी के बाद पॉइंटेड आउट इंटरेस्टिंग डिटेल्स एंड शेयर्ड कैप्टिवेटिंग स्टोरीज अबाउट द आर्कियोलॉजिकल साइट। उन साइट के बारे में अच्छी जानकारी बताया। और उससे क्या हुआ, उससे हुआ कि ईगर हुआ, उनको और सीखने की चाहत बढ़ी। तो डी यानी सी के बाद ई आएगा। अब देखो बन गया सब कुछ, डी के बाद सी और सी के बाद ई, कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, डी के बाद सी और सी के बाद ई केवल, और आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर, फर्स्ट। पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, देखो फिर से स्टार्ट कर देता हूँ और इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऐसा पढ़ लीजिएगा। और अगर इसकी आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर PDF मिल जाएगी, आप उसे सॉल्व कर लिया करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में एक बेस्ट तरीका आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर, जब भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें जहाँ पर पहला और छठा दे रखा हो तो ध्यान से देखेंगे। पहला भी दे रखा है, छठा भी दे रखा है, तो आपको करना क्या होता है, सिंपल सा, पहला जैसे ये दे रखा है और 6 दे रखा है, तो आप देखिए पहले यानी सेकंड, पहले के बाद दूसरा कौन आएगा, दूसरा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, E होगा, B होगा, C होगा, D होगा, यानी पहले के बाद दूसरा आपको मैच करना होता है और 6 के पहले वाला 5वां मैच करना होता है, बस आंसर हो जाएगा। यानी 1 के साथ 2 दूसरा कौन होगा और 6 के पहले 5वां कौन होगा, यानी 5 को 6 से और 1 को 2 से मैच कर लो, सैम्पल आंसर हो जाएगा।
अब इस 2 में कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, कौन सा आएगा। इस 5 में कौन सा ऑप्शन आएगा, ए भी आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ये देख लीजिए, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। सो सिंपल से तरीके होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है निकोलस कोरियर इज़ नॉट यूजुअल फोटोग्राफर। कोई यूजुअल फोटोग्राफर नहीं है, उसके बारे में बताई गई है बात यहाँ पर। तो लिखा ही इज़ अ काइट एरियल फोटोग्राफर, क्योंकि हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से शुरू करेंगे। एक के बाद बी हो जाएगा, सो 1 के बाद बी आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ए क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर भी तो ही है, क्योंकि आपको पता है नाउन पहले आते हैं देन प्रोनाउन आते हैं। तो यहाँ पर लिखा ही यूजेज अ काइट टू होइस्ट हिज कैमरा इनटू द स्काई, यहाँ पर पहले यूज करने के बाद बताया गया है। लेकिन जो बी वाला कह रहा है कि ही इज़ काइट एरियल फोटोग्राफर, वो काइट एरियल फोटोग्राफर है, यूजुअल फोटोग्राफर नहीं है। तो यहाँ पर ही जो है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक को सपोर्ट कर रहा है। सो यहाँ पर बी से स्टार्ट करेगा ऑप्शन। अब बी से स्टार्ट करेगा तो वैसे तो आंसर आपका मिल गया है, आप देख लीजिए ऑप्शन हमारे पास जो हो जाएंगे बी से स्टार्ट होगा, बी से, और बी से स्टार्ट होने वाले हमारे पास बी के बाद ए आएगा, ठीक है। और नहीं बी के बाद ए आ रहा है तो आप लास्ट देख लीजिए, लास्ट में सी आएगा। स्टार्ट होगा बी से और लास्ट में आएगा सी से। देखो सी क्यों आ रहा है, क्योंकि लिखा है ड्यूरिंग अ ट्रिप टू इंडिया टू मेक अ फोटोग्राफ, सॉरी सी, यानी यहाँ पर फिलहाल पेज को इधर उधर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ, बड़ा आसान है, BADC होगा, सिंपल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं, इसलिए टाइम वेस्ट होगा। सो BADC इज गोइंग टू बी राइट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में भी सेम क्वेश्चन, सेम ट्रिक, सेम मेथड जाएगा कि जब भी पहला और छठा दे रखा हो तो एक के बाद दूसरा कौन होगा, और 6 जो दे रखा तो इसके पहले 5वां कौन सा होगा, ये देखिए ना, आपको कौन सा देखना, सिंपल सा है। तो इसमें मैं लास्ट देख लेता हूँ। यहाँ पर लिखा है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकेम। अब दे ये प्रोनाउन किसके लिए है, ध्यान दीजिएगा। तो हैविंग अ गर्ल इन द क्लास वॉज अनयूजुअल फॉर द बॉयज़ एंड इनिशियली आई वॉज द टारगेट फॉर अ लॉट ऑफ टीजिंग। लेकिन बाद में क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद दे बिकेम, यानी ये दे आया है वो डी को देख रहा है, यानी कि मतलब डी लास्ट होगा। अब डी अगर लास्ट होगा तो देख लीजिए डी लास्ट किस में आ रहा है, डी लास्ट हमारे पास एक ही आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, सिंपल है। अब या तो मैच कर लो, फर्स्ट के बाद बी आएगा। व्हेन आई स्टडीड इंजीनियरिंग 35 ईयर्स बैक आई वॉज द ओनली गर्ल, केवल और केवल मैं एक अकेली लड़की थी इन द कोर्स में, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, पीपल ऑफन आस्क मी हाउ आई मैनेज्ड, लोग अक्सर पूछते थे कि कैसे मैं मैनेज कर लूँगी या कैसे की। तो यहाँ पर एक के बाद ए आएगा और लास्ट डी होगा, तो एक के बाद ए और लास्ट हमारे पास 6 के पहले डी होगा, तो इसका मतलब ए से स्टार्ट करेगा, सॉरी एक के बाद बी आएगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर गलती हो गई क्या, नहीं, पीपल ऑफन आस्क मी हाउ आई मैनेज, इससे पहले हमें बताना पड़ेगा आई कुड ओनली सी बॉयज़ एंड मोर बॉय। अच्छा हाँ, यहाँ पर बात की गई है कि व्हेन आई स्टडीड इंजीनियरिंग 35 ईयर्स बैक आई वाज द ओनली गर्ल इन द कोर्स, मतलब उस कोर्स में, उस पर्टिकुलर सेक्टर में मैं केवल और केवल अकेली लड़की थी। तो यहाँ पर बी से स्टार्ट करेंगे, आई कुड ओनली सी, मैं केवल और केवल बॉयज़ को देख रहा था, मोर एंड मोर बॉयज़ वहाँ पर थे हर जगह। तो लोग उससे पूछते थे कि कैसे मैं मैनेज कर लूँगा, यानी कि बी के बाद ए आना चाहिए। सो बी के बाद ए आना चाहिए, ठीक है। तो बी से स्टार्ट करेगा और डी लास्ट में होगा, BACD इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आप पढ़िए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आसान है। लिखा है गरिमा टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट सी कुड, तो सी बदलेगा गरिमा के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब यहाँ पर आई होना चाहिए, आई हो गया, ठीक है। और देम बदलेगा फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब यहाँ पर यू होना चाहिए। अब देखो किस में है, आई और यू, यू आई और यू फर्स्ट में है, इसका आंसर सही हो जाएगा। सेकंड में आई के साथ देम लेगा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी देम लेगा, ये भी गलत है, यहाँ पर भी देम, ये भी लगा, ऐसे भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा मैंने जटिल तरीका बता दिया, बहुत सारे आसान तरीके हैं इसको पढ़ने के, करने के अपने अपने तरीके हैं, और एक्टिव पैसिव नरेशन तो बहुत ही आसान होते हैं। चलो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हमारे थोड़े तरीके अलग होते हैं और बहुत ही ना लॉजिकल होते हैं। 22 में हमें बताना है व्हाट इज़ द टर्म फॉर फेयरिंग इन क्राउड प्लेसेस। क्राउड प्लेसेस जो होते हैं, हमारे क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, उनको हम एग्रोफोबिया बोलते हैं ना, क्या बोले, अगोराफोबिया। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी राइट आंसर, अगोराफोबिया। ओपन प्लेसेस या क्राउडेड प्लेसेस को हम अगोराफोबिया बोलते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब होता है क्लोज्ड स्पेस। जेनोफोबिया का मतलब होता है अजनबियों से डर होना, स्ट्रेन से। हेमेटोफोबिया का मतलब होता है ब्लड से डर होना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द फेयर ऑफ स्पाइडर। स्पाइडर के लिए जो हम फेयर टर्म लगाते हैं, जैसे स्पाइडर्स क्या होते हैं, आर्क बनाते हैं ना, आर्क, तो आर्क से बन जाए, याद रखना, आर्केनोफोबिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 23 का फर्स्ट होगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एंटमोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों से डर लगना। और एक्रोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ हाइट। और ओफिडियोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ स्नेक्स, सांपों से डर लगना, उसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सो 23 का आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो फर्स्ट हो जाएगा, आर्केनोफोबिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो ये हमारे पास क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट करने का आसान तरीका ये होता है कि सिंपल से क्या करें, बिना ऑप्शन फिल किए हुए आप पूरा पैसेज पढ़ डालिए, और इस पर प्रैक्टिस करेंगे तब आप ऐसा कर पाएंगे। एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए इस बार कि पूरा ऑप्शन जो पूरा पैसेज है उसे आप ऐसे ही पढ़ लिए बिना फिल किए हुए ऑप्शन। उससे क्या पता चल जाएगा, उससे आपको पैसेज की टोन पता चल जाएगी, पैसेज का टाइम टेंस पता चल जाएगा, पैसेज के बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऑटोमेटिक
पता चल जाएंगे। जैसे देखो पढ़ते हैं, द मैजेस्टिक माउंटेन्स रेंज डैश। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर वर्ब आएगी क्योंकि आगे प्रपोजिशन आया है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर पक्का वर्ब आएगी। अब वर्ब कैसी आएगी, कौन से टाइम टेंस में आएगी, डिपेंड करेगा। देखो आगे क्या लिखा है, इट्स अ पीक श्राउडेड। अब देखो श्राउडेड का मतलब होता है घिरा होना, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। इसका मतलब यहाँ पर सेंटेंस जो बात की गई पास्ट की बात की है। इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो हमेशा V2 फॉर्म में आएगी, यहाँ पर V2 फॉर्म में आएगी, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट में V2 फॉर्म में वर्ब आएगी। देखा हमने, मिस्ट है ना, इवोकिंग ग्रैंडियोर, अपने भव्यता का उजागर कर रहा था, बता रहा था। एज द हाइकर एक्सेंडेड, ठीक है, एक्सेंडेड का मतलब होता है जैसे ऊपर चढ़ना, उसे डिसेंडेड बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं एक्सेंडेड, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे थे, द एयर बिकेम। अब देखो यहाँ पर एक एडजेक्टिव में एक कॉन्सेप्ट आता है, द हायर यू गो द कूलर यू फील। इसका मतलब होता है द प्लस सी डी, द प्लस सी डी का मतलब होता है द प्लस कंपेरेटिव डिग्री और द प्लस कंपेरेटिव डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिग्री आएगी वो कंपेरेटिव डिग्री आएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी डिग्री आएगी, सी डी आएगी, कंपेरेटिव डिग्री आएगी। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। द लैंडस्केप अहेड, सून द सीनरी ट्रांसफॉर्म्ड। अब देखो कोई चीज़ अगर बदलती है, ट्रांसफॉर्म करती है, तो कोई चीज़ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आती है तो उसको हम इनटू बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म इनटू। जैसे वाटर टर्न्स इनटू आइस, है ना, आइस टर्न्स इनटू वाटर, तो उसे हम बोलते हैं इनटू। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की होती है वो इनटू होती है, ठीक है, इनटू। हालांकि इनटू बहुत ज़्यादा प्रेपोजिशन और अलग अलग वर्ड के लिए भी आती है, तो यहाँ पर इनटू आएगा प्रेपोजिशन में, अगर प्रेपोजिशन की बात की है। और प्रेपोजिशन ही आएगा क्योंकि आगे जो हमारे पास ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट लैंडस्केप दे रखा है, ये नाउन फ्रेज है, इसको हमें इससे वर्ड से रिलेट करना है। तो रिलेटिंग वर्ड जो होते हैं वो प्रेपोजिशन होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रेपोजिशन ही आएगा। अब देखो आगे लिखे हैं, द साउंड ऑफ डैश रिवर इन द डिस्टेंस लीडिंग द वे ऑफ टू अ हिडन वैली। यहाँ पर तो नहीं पता चल रहा है क्या लगेगा, इन दिस डैश पैराडाइज, ठीक है। द हाइकर मार्बल्ड एट द ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी दैट सराउंडेड देम। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। सो ऑप्शन में यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। जो ऑप्शन नंबर फिल इन द ब्लैंक फॉर थर्ड के लिए होगा वो मैंने बताया इनटू होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इनटू। और जो ऑप्शन नंबर फ्लैंक नंबर सेकंड के लिए जो होगा वहाँ पर सी डी लगाएंगे, हैवियर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्लीनर लगाएंगे, क्लियरर सॉरी लगाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर वो जा रहे थे तो मिस्ट में चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो रही थी धीरे धीरे ऊपर, है ना, तो उसे बोलते हैं क्लियरर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के लिए यानी जो सेकंड फिलर है उसके लिए हम लगाएंगे सेकंड ऑप्शन क्लियरर। अब देखो आगे बढ़ लेते हैं, आगे मैं आपको आंसर यहाँ पर बता देता हूँ और बहुत ही आसान है। मैंने आपको तरीके बताए, इनको जरूर एग्जीक्यूट करिएगा, सिंपल आसान तरीका है। और देखो मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी। देखो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी है, सॉरी सेकंड फॉर्म में आएगी। सेकंड फॉर्म यहाँ पर स्ट्रेच दे रखी है। बाकी यहाँ पर बेस फॉर्म है, इन्फिनिटिव है ये हमारे पास, ये B1 बेस फॉर्म है, ये स्ट्रेचिंग ING फॉर्म है, नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट होगा 26 का, जो कि ऑप्शन नंबर फिल इन द ब्लैंक में 1 में होगा, वो स्ट्रेच्ड होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, सॉरी 27 में जो 5th ब्लैंक में फिल करना है वो हमारे पास प्रिस्टाइन होगा, ठीक है, प्रिस्टाइन। सो प्रिस्टाइन होगा। और आगे बढ़ते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक में 4th में फिल करना है उसे हम कैस्केडिंग बोलते हैं। जो चीज़ हमने देखा होगा नदियों से पानी जैसे गिरता है झरने के रूप में, तो उसे झरना के बोलते हैं ना, उसे कैस्केडिंग बोलते हैं। सो कैस्केडिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब ये हमारे पास कॉम्प्रहेंशन है जो कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अनसीन पैसेज बोलते हैं, बड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छे मन से पढ़िएगा। इन द हार्ट ऑफ एंशिएंट फॉरेस्ट, एंशिएंट फॉरेस्ट के हार्ट में बात में यानी किसी केंद्र के बारे में बात कही गई है जहाँ पर सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू, यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो डेंस कैनोपी में बहुत ही फिल्टर होकर आ रही थी। हिडन रियाम थ्राइव्ड इन हार्मनी, उस मतलब एक ना हिडन रियाम उसमें एक पनप रहा था। द एल्डर ट्री वाइज एंड एंशिएंट, ठीक है, बुद्धिमान और पुराना, एल्डर ट्री की बात कर रहे हैं, पुराने पेड़ की बात कर रहे हैं। स्टूड सेंटिनल, ठीक है, इट्स nailed branches whispering secrets to those who listen, ठीक है। द सेल्वन काउंसिल, एक काउंसिल की बात की गई यहाँ पर, कंप्राइजिंग जो बनी थी, किससे बनी थी, मिस्टिकल बींग्स, अजीब अजीब प्राणियों से, अजीब अजीब स्पीसीज से बनी थी, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वुडलैंड, ठीक है। कन्वीन्ड, बैठक की गई, बीनीथ किसके नीचे, द एल्डर ट्री के पेड़ के नीचे, टू डिस्कस, क्या डिस्कस करने के लिए, मैटर टू अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर था उसको डिस्कस करने के लिए। वन फेटफुल डे, ठीक है, जो एक भागवत दिन था ना, जिस पर बोलते हैं ना, अ शिमरिंग पोर्टल अपीयर्ड नियर द एल्डर ट्री, एक बोलते नहीं शिमरिंग पोर्टल, चमकता हुआ पोर्टल दिखा, प्रतीत हुआ, अ गेटवे टू अननोन रियल्म, एन एम्बेसरी, इसे बोलते हैं एम्बेसरी, मतलब होता है देवदूत, फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड इमर्ज्ड, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, इमर्ज्ड उठा, अडोन्ड इन इथीरियल अटायर, ठीक है, बड़ी अजीब अटायर में आया, बियरिंग अ मैसेज बताते हुए इम्पेंडिंग डेंजर, की आगे आने वाले एक डेंजर के बारे में बता रहा है ना। इम्पेंडिंग डेंजर मतलब समथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर, उसे इम्पेंडिंग बोलते हैं। द सेल्वन काउंसिल फेस्ड अ चॉइस, सेल्वन काउंसिल को एक चॉइस मिली, उसको चॉइस ये मिली कि रियाम हिडन, या तो हिडन अपने आप को हिडन कर ले, और या तो यूनाइट हो जाए अदर लोगों से उस चीज़ को फेस करने के लिए।
तो उसने क्या किया, एज द काउंसिल डिलिबरेटेड, जैसे आगे बढ़ी प्रोफेसी जो भविष्यवाणी हुई वाज रिवील, उसको बताया गया द की टू डिफीटिंग द इम्पेंडिंग डूम, जो खतरनाक जो डेंजर चल रहा है, जो डेंजरस आ रहा है, उसको जो डिफीट करने के लिए जो की है, उसने बताया कि जो उनको डिफीट करने की जो की है वो हमारे पास लाई कर रही है कहाँ पर, विद द हार्ट ऑफ फॉरेस्ट के किसी हार्ट पे किसी केंद्र पर पड़ी हुई है, उसको ढूंढो आप। द क्वेस्ट फॉर दिस इल्यूसिव आर्टिफैक्ट, और ये जो जिज्ञासा हुई इस चीज़ को ढूंढने की, उसमें आपको बताया गया है इस बारे में। यहाँ पर ये पूरा पैसेज है, बड़ा आसान है, बहुत ही अच्छा है। द मिस्टिकल थिंग बीइंग सबा की जो आगे जर्नी के लिए इम्बार कान की, इम्बार के साथ ऑन लगता है, ठीक है, थ्रू द एनचेंटेड फॉरेस्ट, इनकाउंटिंग चैलेंजेस, इनकाउंटरिंग चैलेंजेस, चैलेंज को फेस करते हुए आगे बढ़े, है ना। तो ये सब उसके बारे में बात की गई, इलेक्ट्री के बारे में बात की गई है। थोड़ा इसका आंसर दे देते हैं क्योंकि बड़ा आसान है और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। आप इसके आंसर ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर किसी डाउट हो तो पूछिएगा। यहाँ पर लिखा है व्हाट इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज से क्या सीखा जा सकता है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो मिस्टिकल रियाम था फेसेस इमिनेंट डेंजर, है ना, जो मिस्टिकल रियाम था उसने बहुत सारे इमिनेंट डेंजर फेस किए, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 29 का 4 हो जाएगा। 30 में जो आंसर हमारे पास हो जाएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंट्रल थीम बताना है हमें, तो थीम यहाँ पर हो जाएगा एल्डरट्रीज विजडम एंड प्रोफेसी, उसका स्वतंत्रता और उसकी भविष्यवाणी के बारे में बात की गई है एल्डरट्री के बारे में, सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 30 का 3 हो जाएगा। और 31 में जो लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल बताना है, तो यहाँ पर टाइटल तो उसके क्रॉनिकल्स के बारे में बताया गया है, पुरानी चीज़ें, कैसे वो एक सेल्वन काउंसिल थी, वो अपने आप को या तो हिडन करना चाह रही थी, मतलब एक प्रोफेसी हुई जिसमें उसको कहा गया या तो आप अपने आप को छुपा लो या तो आप लोगों के साथ यूनाइट हो जाओ इस डेंजर को फेस करने के लिए। फिर एक भविष्यवाणी हुई कि ये जो डेंजर है इसका जो सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको फेस करने के लिए जो चाबी है, की है, वो सेंट्रल, है ना, जंगल के किसी पर्टिकुलर केंद्र पर छुपी हुई है, आप उसे ढूंढो। तो ये सब कहानी बताई गई है, तो उसके बारे में एक क्रॉनिकल्स बात की गई है। तो एल्डरट्री क्रॉनिकल्स ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। टाइटल और थीम बड़े आसान तरीके से चूज करिएगा, थोड़ा सा कूल होकर, क्योंकि टाइटल और जो जब भी टाइटल चूज करते हैं तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा पर्टिकुलर टाइटल होगा। तो जिस वर्ड की ज़्यादा चर्चा हो रही है या जिस वर्ड के बारे में ज़्यादा चर्चा की जा रही है, क्योंकि सेंट्रल थीम और टाइटल का मतलब यही होता है जिसके बारे में सारी की बातें घूम फिर के वही के बारे में बताई जा रही हैं, तो वही हमारे पास टाइटल हो जाएगा, वही हमारी थीम हो जाएगी। ये बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आंसर हो जाएगा 31 का 1 हो जाएगा। सो विद दिस हमने एक और एसटी सॉल्व कर ली है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक काम और करिएगा, इस वीडियो को अगर शेयर करना है तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाती हैं, और भी अदर एग्जाम्स की PDF मिल जाती हैं, न्यूज़पेपर की PDF मिल जाती है, वकैब की PDF मिल जाती है, बहुत सारी PDF मिल जाती हैं। लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।